वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एएलपी सीबीटी 2 के लिए पार्ट ए, जो कि आप लोग का 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए मैं सेट नंबर 6 लेके आऊँ प्लेटफॉर्म बुक का। इससे पहले देखे होंगे इस सेट का मैं 11 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से मैं डिस्कशन कर दिया था, जो कि पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। कुछ इशू की वजह से वो वीडियो रुक गया था, तो अभी मैं आप लोग के सामने इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर आप लोग के बीच में 13 से क्वेश्चन स्टार्ट करने जाऊँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? सॉरी, 13 से भी नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं देखता हूँ साइंस का क्वेश्चन या फिर जो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वहाँ चलिए 18 नंबर से स्टार्ट करूंगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या। और फ्रेंड, इसका पहले वाला वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है, और मैं सजेशन भी दूंगा आप लोगों को क्या करना है। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या समीकता होती है, यानी व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ कलर ड्राइंग शीट। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऑप्शन देखिए, यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है, या शीट के सिलवट युक्त नहीं होने देती है, उपयुक्त आकारों में उपलब्ध ना होना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, रंगीन ड्राइंग शीट की समीपता जो होती है रेखाओं के उभार में बाधक होती है। क्या होती है? उभार में बाधक होती है। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड, रंगीन ड्राइंग शीट का उपयोग बहुत ही कम होता है। रंगीन ड्राइंग शीट का कम उपयोग होता है। क्लियर है? और इस रंगीन ड्राइंग का कम उपयुक्त होता है। क्लियर है? साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वह सफ़ेद ड्राइंग शीट का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन में आ सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है जिसमें एक बैटन है। तो बैटन का उद्देश्य क्या होता है? होपफुली फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन लिख रहा है, पहिए को लगाना, अशुद्धियों से बचाव करना, या फिर पहियों को सपोर्ट करना। होपफुली आप लोग पढ़े हुए होंगे, ड्राइंग बोर्ड का जो मेन वर्क जो होता है, मेन फंक्शन जो होता है, वो पहियों को सपोर्ट देना। क्या करता है? ये पहियों को सपोर्ट देता है। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं ड्राइंग बोर्ड के बारे में। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है जिसमें एक बैटन होता है। क्लियर है? एक इसमें याद रखिए, एक बैटन होता है। अब ड्राइंग बोर्ड में नीचे की तरफ दो बैटन लगा होता है, जो एक बाएं तरफ और एक दाएं साइड होते हैं। इसमें याद रखिए, दो बैटन लगा होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ड्राइंग बोर्ड के नीचे की तरफ दो बैटन लगा होता है, जो एक बाएं एवं एक दाएं साइड होते हैं। और ड्राइंग बोर्ड सीजनिंग की हुई सॉफ्ट लकड़ी बिना गांठ की बनाई जाती है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पेंसिल है जिसमें हस्त मुस्त चित्रण किया जाता है? तो फ्रेंड्स, वो रहा कौन सी पेंसिल है जिसमें फ्री हैंड ड्राइंग होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, और आप लोग काफ़ी अच्छे से मार भी दिए होंगे, क्लिक कर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा HB का, जिसके फुल फॉर्म होता है हार्ड एंड ब्लैक। देखिए, HB पेंसिल एक प्रकार का फ्री हैंड ड्राइंग होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हार्ड एंड ब्लैक होता है। इस फुल फॉर्म भी आ सकता है पेपर में, तो इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड एंड ब्लैक होता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और याद रखिए, ड्राइंग की शुद्धता एवं सुंदरता अच्छे किस्म एवं ग्रेड पर निर्भर करता है। इसमें H जो होता है ग्रेड की पेंसिल हार्ड माना जाता है। देखिए, एक होता है H ग्रेड की पेंसिल, तो याद रखिए H ग्रेड की पेंसिल को हार्ड माना जाता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखिएगा। और सबसे हार्ड जो ग्रेड होता है वह NH का होता है, यानी 9H को बोलते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार B ग्रेड की पेंसिल को नर्म बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं। और सबसे सॉफ्ट जो होता है वह 7H होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और HB जो होता है आप लोग का फ्री हैंड ड्राइंग होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते हैं बोर्डमास तरीके से, तो आप लोग का जो आंसर प्राप्त होगा वह 140/129 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिस्ट्री क्वेश्चन आ चुका, काफ़ी अच्छा। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, ये अर्धवार्षिक है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी हाफ ईयरली केस आता है तो टाइम जो दिया रहता है आप लोग को उसे डबल टाइम्स कर दीजिएगा, यानी कि जो भी टाइम रहेगा उसे डबल टाइम्स कर दीजिएगा, और रेट जो आप लोग का रहेगा उसे आप लोग 2 से डिवाइड कर दिए। ये रूल होता है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले टाइम इसमें दिख रहा था 1 वर्ष, तो 1 को 2 से गुना कीजिए, 2 हो जाएगा। और रेट देखिएगा तो 4% था, तो 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2% हो जाए। ये आप लोग का होगा। क्लियर है? अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए, रेट आप लोग का 2% है, यानी कि 2/50 कीजिएगा, तो इसको कैंसिलेशन कीजिए तो 1/50 कीजिएगा। और आप लोग को देखो इंटरेस्ट बढ़ाना है, तो हम लोग देखे थे यहाँ बेसिक प्राइस क्या था, 50 था, और उसमें 1 रुपये का इंटरेस्ट था, तो 50 से 51 हो गया। और ये लगातार 2 वर्ष के लिए था, तो 50 से 51 कर देंगे। क्लियर है? और आप लोग सॉल्व कीजिए, तो 50 को 50 से गुना करेंगे तो आप लोग के सामने 25,000 आ जाएगा। क्लियर है? 25 2 25, हाँ
सॉरी यानी कि 2500 आ गया। उसी प्रकार 51 को 51 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 1 5 1 5 2 10, अब 5 5 25 अच्छा ये आ गया। क्लियर है। होपफुली आप लोग देखे होंगे इसमें आप लोग का जो प्रिंसिपल दिया था यानी कि 2500 का जो वैल्यू दिया था ये आप लोग का दिया था टोटल 25,000 के बराबर। कितना दिया था ये 25,000 के बराबर दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं 10 टाइम्स ये था, तो हम लोग इसे भी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का 26010 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर देखते हैं काफ़ी अच्छे से तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20, 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 8 बचता है। सबसे पहले जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है शेष वाले क्वेश्चन में जो आप लोग का संख्या दिया था छोटी से छोटी में आप लोग इसके एलसीएम निकालेगा। तो 12, 20, 24 का अगर आप लोग एलसीएम निकालते तो 120 आएगा। क्लियर है। और ये जो शेष बोल है इसे आप लोग सिंपल में ऐड कर दीजिएगा। तो सिंपल में आप लोग को बीच आएगा 128, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है प्लस काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। जुबिन और प्रवीण क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जुबिन ने शुरू करते हुए वे काम पूरा करते तक वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु काम करते हैं, यानी कि अल्टरनेट कार्य करते हैं। अंत में काम करने वाले को ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय करने की अनुमति प्राप्त है। तो दोनों को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड देखिए जब भी अल्टरनेटिंग का क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप लोग लिखिए जुबिन का कार्य लिखिए और यहाँ पे प्रवीण का कार्य लिखिए। तो देखिए जुबिन का कार्य कितना था 36 मिनट था और प्रवीण का कार्य देखेंगे तो 60 था। तो दोनों का यानी टोटल वर्क देखे तो 180 आ रहा है। क्लियर है। अब रेशियो निकालेंगे यानी एफिशिएंसी अगर आप लोग निकालेंगे तो जुबिन का जो आ रहा है आप लोग का 5 आ रहा है, उसी प्रकार पी यानी प्रवीण का देखिए तो 3 आ रहा है। क्लियर है। तो पहले मिनट में कौन करता है जुबिन और दूसरे मिनट में कौन कर रहा तो आप लोग देख सकते प्रवीण, यानी पहले 1 मिनट में दोनों द्वारा मिलकर किया गया कार्य कितना 8 इकाई होगा। कितना होगा फ्रेंड्स 8 इकाई होगा। क्लियर है। आप लोग देख रहे हैं अल्टरनेट था। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए टोटल सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 44 मिनट में हम लोग वर्क निकालेंगे, क्योंकि देखिए इसको हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 22 को 2 से गुना किए 44, तो 44 मिनट अब देखिए तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मिनट में किया जो कार्य जो होगा आप लोग देख सकते हैं इससे मल्टीप्लाई किया तो 176 आएगा। क्या आएगा 176 वर्क होगा। हमें टोटल कार्य कितना लाना है 180। तो देख सकते हैं आप लोग 44 मिनट में कुल 180 वर्क हो गया। इसका तरीका शायद आप लोग को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैं डायरेक्टली ले दिया। देखिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए ये दोनों मिलकर 2 मिनट में 8 कार्य करते हैं। क्लियर है। तो आप लोग बताइए कितना मिनट में कम से कम 180 कार्य कर देंगे। तो देखिए आप लोग क्या कीजिए लगातार 22 से गुना कीजिए दोनों साइड में। तो 22 से गुना कीजिए तो यहाँ पे तो 44 मिनट आ गया। 44 मिनट में जो टोटल कार्य होगा 176 हो गया। आप लोग अब समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब टोटल 180 कार्य चाहिए। क्लियर है। अब देखिए हमें कार्य कितना शेष बच गया, 4 कार्य शेष बच गया। 4 कार्य शेष बच गया। ठीक है। तो हमें आपको क्या करना पड़ा, शेष कार्य 4 बच गया तो अगला कौन करेगा, जुबिन करेगा। तो 4 कार्य शेष बच गया। जुबिन का क्षमता कितना है 5 का, तो 4/5 कर देंगे और इससे हम लोग क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व कीजिए, ये आप लोग का 12 बार में आएगा। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 48। तो सिंपल में आप लोग देख सकते हैं 44 मिनट 48 सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो काफ़ी अच्छे से बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, कंटेंट इस पल की कंसेप्ट भी मैं पूरे का पूरे देने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं क्या क्वेश्चन लिख रहा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लिख रहा है, ये देखिए राजेश 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकेंड लेता है। राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई। तो फ्रेंड सिंपल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग देख सकते हैं एक इसमें लिख रहा पैदल की बात कर रहा और एक लिख रहा आप लोग का साइकिल का। देख सकते हैं इसमें 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन लिख रहा है, एक पैदल की बारे बात कर रहा है एक साइकिल का। तो जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग हमारे लिए पैदल तो ऑन फुट कर दिए, यानी ऑन फुट कर दिए और एक साइकिल का हमारे सी कर दिए। क्लियर है। तो देखिए पैदल के लिए लिख रहा 5 मीटर प्रति सेकंड, तो हम लोग 5 मिनट प्रति सेकंड कर दिए और साइकिल का लिख रहा 20। क्लियर है। अब देखिए इसमें लिखा यह परिवहन के दोनों तरीकों से 600 मीटर की दूरी 45 सेकेंड में करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये यानी बीच वाला वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए
थोड़ा सा समझिए, 600 मीटर की दूरी हमें 4 निकालना है, 4 में दूरी बटा समय होता है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर सॉल्व कीजिए तो 15 चौक 60 होता है, यानी 40 आ जाएगा, 15 तिया 45, 40 बटा 3 आ रहा। तो सिंपल में इसका जो ये मिश्रण विधि से मैं सॉल्व कर रहा था, यहाँ पे कितना है 40 बटा 3 आ रहा, तो 40 बटा 3 आ रहा, क्लियर है। तो हम क्या करें, जो बट्टा में आ रहा है उससे हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इक्वल हो जाए। तो आप लोग इस टाइप से किए होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आया होगा, यानी कि पैदल का जो वैल्यू आ रहा है 5 थी, कितना होता है 15। तो सिंपल में आप लोग यहाँ का वैल्यू 15 कर दीजिए, और यहाँ का अगर आप लोग वैल्यू निकालते हैं, यानी कि देखिए सिंपल में इस टाइप का, यानी कि साइकिल का वैल्यू निकालेंगे तो 20 थे, कितना होता है 60, यानी कि यहाँ का वैल्यू 60 आ गया। अब यहाँ का वैल्यू कितना था 40, तो दोनों के बीच में देखिए, यानी अब देखिएगा यहाँ से आप लोग को रिलेशन निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 60 में से 40 को घटाएंगे 20, यानी कि पैदल चल रहा 20 में, अब 40 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आ रहा 25। तो सिंपल में क्वेश्चन अगर आप लोग को लिखा, राजेश ने साइकिल से कितनी दूरी की, देखिए साइकिल से और उसके सामने दूरी कितना हो गया 25, तो 25 सेकंड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्वेश्चंस क्या लिख रहा। फ़ारेनहाइट तापमान पर सामान्य ताप 298 केल्विन का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए फ़ारेनहाइट और केल्विन के इक्वल को करेंगे वैल्यू को। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, देखिए फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू स्टार्ट होता है एफ से, तो एफ -32 होता है, बाय क्या होता है 180। तो 180 के लिए 9 लिख सकते हैं हम। उसी पर केल्विन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, के -273, के -273 बाई 100 करते हैं, या फिर 5 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब इसी बेस्ट फार्मूला को हम पुट करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग फोकस कीजिएगा, मैं किस टाइप से बता रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में जो आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग कीजिए, थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा आप लोग, हम लोग एफ़ का वैल्यू देख रहे हैं। तो सिंपल में आप लोग एफ़ का अगर वैल्यू आप लोग देख रहे हैं तो फ़ारेनहाइट का, तो देखिए एफ़ का एफ़ मैं रहने दूंगा माइनस, ये 32 रहने दूंगा, बाई करेंगे 9। अब देखिए केल्विन का वैल्यू 298 था, तो 298 में से हम लोग 273 को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 298 माइनस 273 कीजिए, बाय आप लोग को क्या करना है 5। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हो, देखिए यहाँ पे आपका एफ -32 है, बाय आप लोग कीजिए तो 9 आ रहा है। 298 में से 273 को घटाइए, 5 आ गया, यहाँ पे 25 बटा 5, यानी 5 के पावर में एक करिए, तो एफ -32 बटा 9 बराबर आ रहा है 5। देखिए मैं लिख देता हूँ, एफ -32 बाई 9 इक्वल टू आ रहा है आप लोग को 5। अब सॉल्व कीजिए, तो सिंपल में एफ का वैल्यू सॉल्व किए तो 9 × 5 = 45, सही माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो सिंपल में सॉल्व कीजिए तो ये कितना आएगा 77 आएगा, कितना आएगा 77 फ़ारेनहाइट आएगा। तो राइट आंसर है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में लिख रहा, सॉरी, डी घनत्व वाले जल का पृष्ठ से एच गहराई पर कुल दाब क्या होगा। सिंपल वे में आप लोग पढ़े होंगे, ये जो होता है एच डी जी के तुल्य होता है, यानी एच डी जी के तुल्य होता है। तो राइट आंसर के जो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक सकते हैं। बातें करना चाहते हैं यहाँ पे एच क्या, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता है एच को बोलते हैं गहराई या फिर हाइट बोल सकते हैं, क्लियर है। उसी प्रकार डी फोर होता है डेंसिटी, क्या होता है डेंसिटी, या फिर हिंदी में इसे घनत्व कहते हैं। उसमें जी से होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, क्लियर है। अर्थात द्रव पदार्थों का दाब उसके भार के कारण होता है, क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ सम आइसोकोरिक प्रोसेसेस। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं, सम आयतिक प्रकरण में आयतन क्या होता है, नियत होता है। तो आयतन को हम लोग आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम के लिए क्या कहते हैं डेल भी, तो डेल भी इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं भी तो नहीं लिख रहा, तो हम लोग को ऑलरेडी पढ़े हैं कार्य बराबर। तो देखिए चेंज इन, देखिए कार्य का फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे पी इंटू हम लोग क्या कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग को करना पड़ेगा, नहीं राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता दें फ्रेंड्स आप लोग को इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे, तो एक होता है आइसोथर्मल। देखिए मैं आप लोग को पूरा बताता हूँ। एक होता है आइसोथर्मल THERMAL, तो आइसोथर्मल में कॉन्स्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, क्लियर है। उसी प्रकार एक होता है आइसोबेरिक होता है BARIC, तो इसमें आप लोग का प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है। और आइसोकोरिक में अभी बता दिए वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, क्लियर है। एक होता है एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट होता है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न दो बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है। तो सिंपल वे में याद रखिएगा, एक दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ये आपस में काटती नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते। क्लास 10th में मैं पढ़ा था और याद था आज भी। तो राइट आंसर डी कर दीजिए, क्लियर है।
चलिए बातें करना चाहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं का। तो सिंपल वे में देखिए चुंबकीय बल रेखाएं का अगर आप लोग डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप लोग इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से बना लिए होंगे। देखिए सबसे पहले इसमें एक नॉर्थ पोल देखिए इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक होता है साउथ पोल होता है। क्लियर है। अब देखिए इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए थोड़ा सा फोकस कीजिए, काफ़ी अच्छे से मैं बता रहा हूँ। आप लोग देखिए अंदर अंदर देखिए बाहर से कोई दिशा जाता है तो बाहर से नॉर्थ से साइड जाता है। देखिए बाहर से कोई भी दिशा निकलती है तो बाहर से साउथ से नॉर्थ से साउथ निकलती है, नॉर्थ से साउथ निकलती है। क्लियर है। नॉर्थ से साउथ निकलती है। वही अंदर की बातें करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा अंदर में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। उसी के साथ साथ देखिए इसमें ये जो पार करता है इसे बोलते हैं फ्लक्स, बोलते हैं क्या बोलते हैं, फ्लक्स करते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा मात्रा होता है वो वेबर होता है। क्या होता है फ्रेंड, वेबर होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो 29 क्वेश्चन हो चुका। अब हम लोग देते हैं 30 नंबर क्या है ये। देखिए 600 ग्राम जल को 300 सेल्सियस से 800 सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक जल की विशिष्ट ऊष्मा की गणना करें। तो देखिए आप लोग सबसे पहले क्यू का फार्मूला होपफुली आप लोग पढ़े होंगे। सबसे पहले हीट का फार्मूला क्या होता है, क्यू का फार्मूला होता है एम एस इंटू चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, अर्थात द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्मा गुना तापमान होता है। क्लियर है। अब इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के सामने वैल्यू को पुट करता हूँ। देखिए सबसे पहले मास देखिए तो 600 लिख रहा था, 600 ग्राम। और एस आप लोग का लिख में नहीं लिख रहा, तो आवश्यक जल के लिए याद रखिएगा आप लोग का 10 होता है। क्या होता है, 10 कर दीजिएगा। चेंज इन टेम्परेचर 800 में से 300 को घटा देंगे तो सिंपल में आप लोग के पीछे 500 बचेगा। क्या बचेगा, 500। यहाँ पे फ्रेंड देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया ना, सॉरी एस तो आप लोग का वैल्यू नहीं दे तो 1 लेंगे। क्लियर है। अब 800 में से 300 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 500। और आप लोग गुना कीजिए तो सिंपल में 6 × 5 = 30 हो गया। अब 1 2 3 4 0 कर सकते हैं, यानी कि आप लोग का ये कैलोरी आएगा आंसर। क्लियर है। तो राइट आंसर आएगा देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या रहा है, तो एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो सिंपल में याद रखिएगा आप लोग, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को पास लाने पर आवेश क्या होता है, विपरीत होता है। आप लोग ऑलरेडी पढ़े, अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो इसका आवेश क्या होता है, ये विपरीत होता है। क्या होता है, ये आवेश विपरीत हो जाता है। तो विपरीत करने के लिए इसके लिए क्या होगा, इसका स्थिति ऊर्जा क्या होता है, घट जाएगा। विपरीत होने की वजह से इसका स्थिति ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं, देखिए आप लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ, आप लोग ऐसे पढ़े भी होंगे। जब आप लोग देखिए बातें करना चाहते हैं प्रोटॉन का, तो सबसे पहले याद रखिए प्रोटॉन एक प्रकार का धन आवेशित कण होता है। इसका खोज जो किया था सबसे पहले इसी का जो खोज किया गया था। क्लियर है। और रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसका जो नाम रखा गया था वह गोल्डस्टीन के द्वारा नाम रखा गया था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले इसमें याद रखिए फ्रेंड। देखिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वह नेगेटिव होता है। क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया था जे टॉमसन ने किया था। किसने किया था, जे टॉमसन ने किया था। क्लियर है। और इसका जो नाम रखा दिया था वह अस्टीन ने रखा था। किसने रखा था, अस्टीन नामक साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा था। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एक व्यक्ति अधिक से अधिक 35 केजी भार उठा सकते हैं। उस पिंड का वायु में अधिकतम भार क्या होगा जिससे वह व्यक्ति जल के भीतर उठा सकता है। तो देखिए आप लोग को सिंपल वे में इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए जल में डुबाने के लिए भार निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो जल में डुबाने पर भार में कुछ कमी आती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, W माइनस कितना उठा रहा था, 35 kg कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए पिंड का घनत्व निकालेंगे। सबसे पहले देखिए 3 × 10⁻³ लिखा था, और ऑलरेडी आप लोग को एक के रिस्पेक्ट में लेना पड़ता है, जल के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग पिंड का घनत्व निकालेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है। अब देखिए पिंड का आयतन घनत्व निकालना था। सबसे पहले इसका घनत्व 3 था। अब देखिए पिंड में वायु का भार, तो ऑलरेडी हम लोग W माने थे। अब हम लोग जल में पिंड का आभासी क्या माने थे, W - 35 था। अगर आप लोग इसे सॉल्व किए तो W का जो वैल्यू आएगा 52.5 kg आएगा। तो 52.5 kg इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर काफी अच्छे से डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शब्द बैकिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक अक्षरों को स्थान अपवर्तित रहेगा। सबसे पहले देखिए आप लोग को ABCD के अकॉर्डिंग इसे सजाना पड़ेगा। तो देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग को और अच्छा लगे। सबसे पहले देखिए मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला जो आप लोग का लेटर आएगा वह A आएगा। क्या आएगा, A। फिर देखिए तो इसमें B है, फिर आएगा C आएगा। क्लियर है। उसके बाद आप लोग का G आएगा, फिर I आएगा, फिर K आएगा, फिर N। अब इसमें हम लोग को देखना कौन कौन सा जो वर्ड है आप लोग को मैच कर गया। तो
तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें देखिए सी सी मैच कर गया यानी कि थर्ड पोजीशन पे है, उसके साथ साथ देखिए आई भी दोनों मैच कर गया, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 2। तो राइट आंसर कीजिए तो 2 स्थान एक दूसरे के लिए अपवर्तित रहेगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, खुद से बना सकते हैं, वैसे मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए YACHT है, YACHT बराबर 35 लिख रहा। सबसे पहले हम लोग इसे तोड़ेंगे तो y का नंबर कितना था 25 होता है, फिर a का होता 1, c का होता 3 और h का होता 8 होता है और g का होता t का होता 20। इसे सम कीजिएगा तो सम करने पे आप लोग को आएगा 57। क्या आएगा फ्रेंड 57। और 57 में 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 35। तो आप लोग को इस टाइप से इसमें 35 लिख रहा है। क्लियर है। जस्ट लाइक सेम प्रोसेस से आप लोग को एनालिटिक को करना है। क्लियर है। देखिए ए का 1, एन का होता 14, ए का फिर 1, एल का होता आप लोग ऑलरेडी 12 पढ़े होंगे, फिर वाई का 25 होता, एस का 19 कर देंगे और टी का होता 20 और आई का होता 9, फिर उसी प्रकार सी का होता 3। टोटल सम कीजिएगा तो आप लोग के बीच में जब सम कीजिएगा तो ये जो वैल्यू आएगा यानी कि टोटल सम कीजिएगा तो ये आएगा 104 आएगा। किसका आएगा 104। तो हम इसमें क्या करेंगे 10 को सिंपल में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 40 आ जाएगा। तो राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए सबसे टफ क्वेश्चन मेरे लिए, देखिए ये क्वेश्चन हमें आज भी डर लगता है इस क्वेश्चन में बताने में। देखिए सबसे पहले दी गई आकृति में आयतों की संख्या बताना है, तो आयत की संख्या देखिए सबसे पहले इसमें अगर आप लोग जाएगा तो देखिए इसमें टोटल कीजिएगा ना तो टोटल इसमें 5 आ जाएगा। कितना आएगा 5। इसके लिए तरीका मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। देखिए कुछ याद है मैं बता दूँ। इस टाइप से मान लीजिए आपका है ये। क्लियर है। अब यहाँ पे ये है तो क्या करते हैं देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अब दोनों को सम कर दीजिए यानी 2 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, दोनों की जोड़ी कितना गया 5। तो इसमें देखिएगा तो 5 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड 5 आ गया। देखिए इसमें 5 आ जाएगा, इसमें अगर देखिए तो टोटल 4 है, इसमें भी देखिए 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 4 8 4 12 5 17। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 को अगर सॉल्व करते हैं तो आप लोगों के बीच में जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चेंजिंग करना था केवल। उसी पर 37 है तो 37 को भी अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा 23। चलिए क्वेश्चन आगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। चित्र में दर्शाए गए टी स्क्वायर पर चिन्हित ए का पहचान करना। देखिए सबसे पहले याद रखिए इस ये जो आप लोग का ए जो लिख रहा है यानी यहाँ पे जो ए है इसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड स्टॉक बोलते हैं इसे। तो ऑप्शन है तो देखिए फ्रेम शीर्ष पतल या स्टॉक। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। तो चलिए मैं आप लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता। सबसे पहले ये जो शेप है यह टी स्क्वायर का शेप है और टी स्क्वायर जो होता है एक हार्ड लकड़ी की पट्टी का बना होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इसकी छोटी पट्टी को हेड तथा लंबी पट्टी को ब्लेड कहते हैं। यानी इसकी जो छोटी पट्टी है ना इसे बोलते हैं हेड और ये जो लंबी पट्टी है ना इसे बोलते हैं ब्लेड। ये क्वेश्चन पूछता है ब्लेड किसे बोलते हैं, लंबी प्लेट को बोलते हैं और छोटी को हेड बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ हेड एवं वर्किंग एज को ड्राइंग बोर्ड एज के साथ सटाकर ऊपर नीचे स्लाइड किया था। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, A3 सीट का क्या परिमाण होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग बेसिक देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो सीट का साइज होता है वह A0 का होता है। क्या होता है ये A0 का होता है। चलिए आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ इसका साइज क्या होता है। सबसे पहले A0 का जो साइज होता है वह 841 इंटू कीजिएगा 1189 कीजिएगा। क्लियर। ये हमेशा mm में होता है। क्या करेंगे mm में। उसके बाद अगर हम लोग A1 लिखते हैं देखिए इसके बाद A1 लिखते हैं तो सिंपल में इसका तरीका मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग का ये जो वैल्यू है यानी 1189 है ना इसको हाफ कर दीजिएगा। तो सिंपल में अगर इसका हाफ किया तो आप लोग के बीच में आएगा 594 आएगा। क्लियर है। उसके साथ साथ क्या कीजिए ये जो वैल्यू है इसे आप लोग को सिंपल में यहाँ उतार देना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 841 आएगा। क्लियर है। फिर उसी प्रकार आप लोग अगर A2 निकालते हैं तो हम क्या करेंगे आप लोग के बीच में ये जो वैल्यू है यानी कि देखिए ये जो वैल्यू इसका हाफ कर देंगे। तो सिंपल में 841 का हाफ किया तो कितना आएगा 420 आएगा। और फिर वही जैसे तैसे यानी कि 594 को हम लोग जस्ट लाइक से यहाँ पे उतार देंगे। फिर लास्ट में अगर आप अगला ऑप्शन में आते हैं यानी A3 लिखना है तो A3 के लिए भी क्या करें इस वैल्यू को उतार देंगे। तो 594 तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 594 लिख देंगे। क्लियर है। अब सॉरी इसका हाफ कर देंगे सॉरी तो 594 का हाफ कीजिए तो कितना आएगा 597 हाँ तो 297 आ गया। क्लियर है। अभी आप लोग का जो 420 था इसको हम लोग उतार देंगे तो यही आप लोग का आंसर आएगा यानी 297 गुना 420 mm आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है यानी क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग बीच में ये रहा। इरेजिंग शील्ड इस पदार्थ का बनाई जाती है। सबसे पहले आप लोग देखे भी होंगे और यूज भी किए होंगे। तो इरेजिंग शील्ड जो बनाई जाती है आप लोग पढ़े होंगे तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इरेजिंग शील्ड जो बनाई जाती है वो
स्टील की पतली पट्टी का बनाया था। तो राइट आंसर अगर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आप लोग देखे भी होंगे इस टाइप से इसका शेप होता है, इस टाइप से आपका शेप होता है। क्लियर है? इसमें कई प्रकार का शेप होता है, जैसे मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। इसमें देखिए तो कुछ इस टाइप से होते हैं, फिर थोड़ा सा ये लंबे होता है, फिर इस टाइप से भी होंगे, एक लंबे होते हैं, फिर इस टाइप से, बहुत सारे इसमें शेप होते हैं। क्लियर है? तो ये होता है, इसे बोलते हैं इरेजिंग शील्ड होते हैं, और ये स्टील की पतली पट्टी का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। किसी संख्या को जब 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक संख्या में शेषफल 1 बचता है। तो वह संख्या 500 और 600 के बीच स्थित है, तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? देखिए सबसे पहले जब भी इस टाइप्स का संख्या आता है तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालिएगा। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो आप लोग के बीच में 60 आएगा। क्या आएगा? 60। अब 60 में क्या मल्टीप्लाई कीजिए कि 500 से लेकर 600 के बीच में रहेगा। तो अगर 10 से गुना कीजिएगा तो आप लोग डायरेक्टली पता कितना आ जाएगा, 600 आएगा। तो 10 से कम यानी 9 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 540 आएगा। अब 540 में आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड, सारी देखिए, और शेषफल 1 बचता, तो शेषफल 1 बचने के लिए हम इसमें 1 को ऐड कर दें। अब जोड़ी कितना आ गया, 541 आ गया। अब 541 में सारी संख्या को ऐड कर दें, 5 + 4 + 1 कीजिए तो 5, 4, 9 और 1 10। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग और इसका राइट आंसर क्या आ गया, सी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस की सीटें 7:8:9 के अनुपात में, इन सीटों में क्रमशः 60%, 50% और 70% की वृद्धि की जाने का प्रस्ताव है। तो बढ़ाई गई सीटों का अनुपात क्या होगा? देखिए सबसे पहले जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, तो आप लोग हम लोग क्या करें, देखिए ये मैथ्स का है, कलर को चेंज कर देता हूँ, देखिएगा केवल देखिएगा समझ में आ जाएगा। ये मैथ्स का आप लोग के बीच में, ये आप लोग का फिजिक्स का, ये कंप्यूटर्स का है। क्लियर है? तो देखिएगा सबसे पहले रेशियो आप लोग का 7, 8, 9 लिख रहा, तो 7 है ना, तो हम लोग 7 के जहाँ पे 700 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 700। अब 700 में 60% को इंक्रीज कर दिए, ये आप लोग करना पड़ेगा, इस टाइप से करना पड़ेगा। वही सेकेंड की बात करना चाहते हैं, तो सेकेंड में अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग का लिख रहा 8, तो हम लोग 8 के मान लें 800, तो 800 हम लोग 150% को बढ़ा दिए। क्लियर है? अब लास्ट थर्ड देखेंगे, तो थर्ड अगर आप लोग देखिएगा तो लिख रहा आप लोग के बीच में 900, तो हम लोग क्या करेंगे, 900 गुना क्या करेंगे, 70%, 170/100 कर देंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं और बनाते हैं तो आप लोग का रेशियो 112 रेशियो 120 रेशियो 153 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। होपफुली आप लोग के लिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिनों की उपस्थिति अनिवार्य है। छात्र 208 दिन उपस्थित रहा, यानी कि 208 दिन उपस्थित रहा। क्लियर है? और उपस्थिति में 5% की कमी की वजह से उसे परीक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया। परीक्षा में बैठने के लिए कितने प्रतिशत अनिवार्य है? बस इजी क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले कितना दिन उपस्थित रहा, तो देख सकते हैं 208 दिन रहा। क्लियर है? अब हम लोग को पता नहीं कि कितना रहता, तो एक्स कर देंगे, 5% कमी रहा, तो हम लोग जो कमी था उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है? बराबर कितना था, 221। क्योंकि फ्रेंड देखिए 221 आप लोग को दिन उपस्थित रहना था, 208 दिन रहा, तो कितना कमी रहा, तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 208 में से, तो वो इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग वो वर्क किए। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिए, तो सिंपल में 5x/100 को अगर सॉल्व करते हैं तो 221 में से 228 को घटाए, 208 को, तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेगा तो 260 आएगा। क्या आएगा फ्रेंड, 260 आएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए तो यहाँ से देखिए 5 का पावर में कितना, 20 पावर में, तो 13 दूनी 26, यानी 260 आ गया। अब देखिए टोटल परसेंट उपस्थिति के लिए बता रहे हैं, यानी P% उपस्थिति। सबसे पहले टोटल था 221 था, अब 221 को 260 से डिवाइड करेंगे, बाय 100 करेंगे, तो सिंपल में अगर सॉल्व करेंगे तो 85% इज द राइट आंसर। तो सिंपल में इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर क्या? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 30 व्यक्ति एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40 व्यक्ति उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए पूरा करते हैं, में कितना दिन लेगा? सबसे पहले असली मसाले सच सच MDH। तो आप लोग को फार्मूला यूज करना पड़ेगा M1 D1 और H1 का। देखिए मैं बोल भी दी हूँ, आप लोग को याद आएगा। तो यहाँ पे कीजिएगा M2 D2 और H2 कीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए पहला मैन कितना था, 30 व्यक्ति, तो मैं 30 ले दिया हूँ। कितना वर्क कर रहा, 8 घंटा, और कितना डे था, ये 15, ये ले दिया हूँ। उसी पर M2, तो M2 आप लोग को 40 था। क्लियर है? इसमें आप लोग को बोल रहा था D2 निकालना था, तो D2 रहने दिया, और H का वैल्यू 6 घंटा था। अगर आप लोग सॉल्व करते तो सिंपल में सॉल्व भी कर लिए होंगे आप लोग। देखिए
देखिए 8 का पारा में 40 5 टाइम्स कट गया, 5 का पारा में 15 3 बार में कट गया, 3 का पारा में 6 2 बार में, और 2 का पारा में 30 कितना बार में आता है 15 बार में। तो सिंपल में डी का वैल्यू कितना आ रहा है 15। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया। यदि किसी आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की 3 गुनी है और नई चौड़ाई चौड़ाई की आधी है, तो बने बने आयत का क्षेत्रफल और मूल आयत का क्षेत्रफल के बीच अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए मान लें कि मूल अनुपात, देखिए कलर को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे गुलाबी लिख देता हूँ, आप लोग को याद रहेगा। देखिए सबसे पहले मान लीजिए मूल वाला ये, यानी कि ये मूल आयत है और ये सेकेंड आयत है। सबसे पहले इसमें लेंथ को देखिएगा और उसके बाद इसका ब्रेथ को देखिएगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मान लीजिए इसका सॉरी देखिए इसके लिए लेंथ मान लीजिए एल था, इसके लिए ब्रेथ था भी, क्लियर है। अब इसी में पहला में वो इसकी लंबाई कितना करें 3 गुना करें और चौड़ाई क्या करें तो इसका हाफ करें, तो इसका एरिया निकालिए तो आप लोग का एल बी आएगा, और इसका अगर आप लोग निकालते हैं तो 1.5 एल बी आएगा, क्लियर है। तो अब दोनों का पूरा अंतर कितना, तो सिंपल वे में देखिए तो 3:2 का आ जाएगा, क्लियर आएगा 3:2। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कीजिए तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना का 1.5 का है ये, और एल बी कैंसिल हो है विथ रिस्पेक्ट टू 1 कीजिएगा, इन बस कीजिए नहीं सॉल्व कीजिए। देखिए 3:2 आ गया ना, तो इस टाइप से मैं बता दिया हूँ। तो राइट आंसर होगा 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कील का एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा चौड़ा बनाया जाता है, इसका कारण क्या है। तो सिंपल में याद रखिएगा, जब भी सिरा आता है तो आप लोग याद रखिए इसका जो मेन फोकस होता है दाब के कारण, तो गाड़ने वाले स्थान पर दाब अधिक लगे, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। याद रखिएगा क्षेत्रफल कम होने पर दाब बढ़ता है तथा क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब कम होता है, क्योंकि देखिए आप लोग पढ़े होंगे पी बराबर क्या होता है F/A होता है, यानी कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसलिए आपका होता है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बातें करना चाहते हैं पी होता है फ्रेंड्स प्रेशर का एरिया फॉर्मूला होता है फोर्स पर एरिया, फोर्स कैसे मतलब क्या होता है न्यूटन, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल, क्या कहते हैं पास्कल बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिंड जिसका द्रव्यमान 1 kg और बी का द्रव्यमान 3 kg को क्रमानुसार ऊंचाइयां 16 मीटर और 25 मीटर से छोड़ा गया है, इसके पृथ्वी तल पर पहुंचने के क्रमगत समयों का अनुपात क्या होगा। देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन में आप लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसके लिए एक ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसमें प्रारंभिक वेग 0 होता है, तो आप लोग क्या कीजिए एस का फॉर्मूला यूज कीजिए, तो एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, क्लियर है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग एक्सेलरेशन के यहाँ पे जी भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से सिंपल में आप लोग को केवल क्या यू का वैल्यू 0 लेना है, तो आप लोग एस अगर लिखिएगा ना तो सिंपल में आप लोग का केवल रहेगा हाफ जी टी स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा हाफ जी टी स्क्वायर रहेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग का दोनों का डिस्टेंस दोनों का हाइट निकालने के लिए बोलता हूँ, तो इसके लिए एक फार्मूला मैं बताना चाहता हूँ। देखिए H1/H2 इक्वल टू क्या कीजिए, देखिए जो T1/T2 है इसका केवल और केवल स्क्वायर कर दीजिएगा, क्या कीजिए केवल और केवल स्क्वायर कीजिएगा। तो देखिए स्क्वायर में तो ये दोनों में आके क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा, क्या होगा फ्रेंड ये अंडर रूट में हो जाएगा बराबर में क्या होगा T1/T2, और आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो सिंपल में देखिएगा आप लोग को T1/T2 निकालना था, तो देखिए हम लोग लिखते हैं T1/T2 इक्वल टू क्या रखें दोनों का अंडर रूट। तो सिंपल में एक अंडर रूट में आपका 16 था और एक कितना था 25 था, 16 का वैल्यू क्या होता है 4 होता है, 25 का वैल्यू 5 होता है। तो राइट आंसर कीजिए तो 4:5, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम का परिणाम क्या होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे का जो परिमाण होता है। देखिए किरचॉफ के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, किरचॉफ ने कुल 2 नियम दिए थे। तो किरचॉफ के पहला जो नियम होता है, देखिए पहला नियम को हम लोग बोलते हैं KCL, देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। तो पहला नियम को बोलते हैं KCL बोलते हैं, वही सेकेंड रूल को बोलते हैं KVL। तो पहला KCL जो रूल होता है उसमें इसमें तो टोटल जो सम होता है करंट इक्वल टू आप लोग का 0 होता है, क्लियर है। उसी प्रकार इसमें जो टोटल वोल्टेज आप लोग का 0 होता है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला किस पे आधारित होता है, तो देखिए C4 होता है चार्ज और C4 होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहला जो नियम होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे शो करता है C4 चार्ज और C4 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्लियर है। अब भी वाला KVL जो होता है वो आप लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे शो करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आप लोग का, क्लियर है। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। याद रखिए फ्रेंड किरचॉफ के दूसरा नियम को लूप नियम भी कहते हैं, क्लियर है। किरचॉफ के दूसरे नियम को लूप नियम भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोग के बीच में। एक तार के
सॉरी एक धातु के तार के लिए अनुपात V बटा I क्या होता है? तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। अब यहाँ से निकालिए तो V बराबर क्या होता है? I R होता है। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग निकालिए R का वैल्यू निकालिए तो क्या होगा? V बाय I होगा। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग हमेशा ही अगर निकालिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो सिंपल में याद रखिएगा, ताप बढ़ने के साथ ये बढ़ता है। देख सकते हैं आप लोग, ताप बढ़ने के साथ ये बढ़ता है। तो 49 का कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी नाव का अधिकतम 1000 kg का भार रखा जाता है किसी नाव पर, खाली नाव का 1/5 भाग पानी में डूबता है तो नाव का भार क्या होगा? इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़े, नाव की भार मान लीजिए W है, तो W देखिए खाली के लिए बोल रहा, तो इसके लिए मैं फ्रेंड्स अभी मेरे कंसेप्ट में अभी नहीं है, मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। तो वैसे इसका आंसर अगर आप लोग बनाइएगा तो राइट आंसर लिखिए 250 kg। मैं सॉरी इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन। यदि पीतल में 80% तांबा और 20% जस्ता भार हो तो तांबे का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तथा जस्ते का घनत्व 7.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो पित्तल का घनत्व क्या होगा? सिंपल में पित्तल का घनत्व निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पित्तल का 80 गुना क्या करें, इसका वैल्यू लिख रहे हैं 8.9, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस तांबे का देखिएगा तो 20 था, तो 20 को हम लोग कितना से गुना करेंगे? 7.1 से, सॉरी जस्ता का। अब इसको क्या करेंगे, दोनों का जो 80 प्लस क्या है, 80 प्लस 20 था, दोनों को सम कर देंगे। तो सिंपल में सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग बीच में आंसर आएगा 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इजी क्वेश्चन था ये। चलिए तो कितना है आंसर आप लोग का? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा लगभग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 273 केल्विन ताप पर वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का स्लैब के पिघलने के दौरान क्या होता है? तो सिंपल फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, 273 केल्विन ताप पर वायुमंडलीय दाब पर बर्फ के स्लैब के पिघलने के दौरान वायुमंडलीय दाब जो होता है बर्फ जल निकाय पर किया गया कार्य क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कार्य क्या होता है? ये धनात्मक होते हैं। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये आप लोग का सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, यानी कि आप लोग बना भी लिए होंगे। देखिए इसमें 8 मित्र को बैठाना है। सिंपल वे में आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए 8 मित्र ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। CE के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। A और G के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। A और G में से कोई भी C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। H F के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। F C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। A C के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। D और B निकटतम पड़ोसी नहीं है। D F के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाइएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए 8 मित्र है तो हम लोग 8 बैठाएंगे। देखिए यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, फिर आप लोग कीजिएगा तो ये 6 हो गया। अब यहाँ पे 2 8 कर दिए, इस स्टेप से आप लोग कीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए किसी के लिए भी जरूरी नहीं कि इसी प्रकार बैठे। क्लियर? अब देखिए पहले के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखिए इसमें मैच कौन कौन करता है। क्लियर है? मैच कौन कौन करता है वो देखिएगा। A और G के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। चलिए A और G में कोई भी C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। H F के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। F C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। A C के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। D और B निकटतम पड़ोसी नहीं है। D F के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जब भी ऐसा लगता है फ्रेंड तो सबसे पहले लास्ट से बनाइए। तो देखिए D जो है F के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है, तो D को मान लेंगे। तो मान लीजिए D जो है F के बाएं से तीसरा, तो मान लीजिए कि F यहाँ पे, तो इसका तीसरा देखिए बायां, तो बायां 1, बायां 2, बायां 3, तो यहाँ पे हम लोग D को बैठा दिए। क्लियर है? अब लिख रहा है D और B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। D और B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब इसी में देख सकते हैं इसमें H F के दाएं से दूसरा, देखिए यहाँ पे H है ना, तो H F का, तो H लिख रहा है F के दाएं से दूसरे स्थान पे है। तो सिंपल में H जो है ना यहाँ पे ये पहला दाएं होगा ये, तो यानी H जो है F के दाएं से दूसरे स्थान पे आ गया। उसके साथ साथ देखिए आप लोग का H और F या C के बारे में कुछ है। देखिए F और C का निकटतम F जो है C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि ना तो C आप लोग यहाँ बैठा सकते हैं, ना C आप लोग यहाँ से बैठा सकते हैं। क्लियर है? A C के बाएं से तीसरे स्थान पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, C को बैठाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे A को बैठा सकते हैं। तो लिखा A C के बाएं से तीसरे स्थान पे, तो A जो है ना C के बाएं, तो पहला दूसरा तीसरा, तो हम लोग यहाँ C के बाएं से तीसरा बैठा सकते हैं। अब देखिए A और G के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, तो देखिए A और G के बीच में, तो सिंपल में यहाँ पे A है तो हम लोग यहाँ पे केवल G बैठा देंगे। तो A और G के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, G बैठा देंगे। अब देखिए
इसमें आप लोग को लिख रहा है एफ, ये हो गया, एक और कुछ बच रहा है ई के बाएं, देखिए सी जो है ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो सी जो है ना ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो देखिए सी जो बाएं, तो हम लोग ई को यहाँ बैठा देंगे, तो ई के बाएं तीसरे स्थान पर आ गया ये। अब गिनिए ए बी सी डी, तो यहाँ पे आप लोग लास्ट बी बचा था, ये आप लोग का सेटिंग एजेंट के अकॉर्डिंग बनाएगा। तो क्वेश्चन लिख रहा है बी के बाईं और एकदम बगल में कौन बैठा है, तो बी के बाईं ओर, तो देखिए बी के बाईं ओर एकदम कौन बगल में बैठा है, तो एच बैठा है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो भी होगा एच लगा सकते हैं, नहीं ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस ये प्रेजेंट माइंड का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 54, आप लोग बना लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। चलिए अब देखिए सबसे टफ क्वेश्चन, देखिए कोई एम एम नहीं है, सबसे पहले क्या करें, कोई एम एन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए कोई एम है ये, तो कोई भी एम आप लोग का एन नहीं है, तो हम लोग एन के लिए कोई भी रिलेशन इसमें नहीं देंगे, कैंसिल हो गया। अब लिख रहा कुछ ओ एन है, तो हम लोग कुछ ओ को क्या माने एन, तो हम लोग देखिए कुछ ओ को हम लोग एन मान लें, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, कुछ ओ एन है, तो देखिए कुछ ओ एन है, कुछ ओ एम है, सॉरी कुछ ओ एम है, तो देख सकते हैं पहला आप लोग का कैंसिल होगा, नहीं होगा। कोई एन एम नहीं है, कोई एन एम नहीं, तो ऑलरेडी लिख रहा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो राइट आंसर देखिए तो केवल निष्कर्ष 2 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आप लोग खुद से देखिएगा, इसमें एक एक का डिक्रीज कर रहा, तो इसका राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए 56 नंबर हो चुका, 57 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये आप लोगों का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग बना लीजिएगा। तो देखिए आप लोग का सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये, सॉरी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, अगर आप लोग बनाइएगा तो राइट आंसर आएगा माँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये माँ। वैसे चलिए मैं बना ही देता हूँ, देखिए एस माइनस टी, तो माइनस करते क्यू आर का भाई है, तो यानी एस जो आप लोग का फ्रेंड्स वो टी का क्या है भाई है, तो चलिए एस को भाई मान लिया, क्लियर है। फिर लिख रहा टी भागा, तो भागा का अर्थ क्या लिख रहा, क्यू आर की पत्नी है, क्यू आर की बेटी है, सॉरी, तो यानी कि देख सकते हैं आप लोग टी जो है यू की बेटी है, तो टी जो है आप लोग के सामने यू की बेटी में कर दिया हूँ। उसके साथ साथ आप प्लस, तो प्लस के लिए शो करा क्यू आर का पति है, यानी कि यू जो है भी का पति है, तो यहाँ पे भी के लिए पति, तो मान ली ये यू जो है पति था, तो ये क्या होगा पत्नी होगा, क्लियर है। अब देखिए भी का टी से क्या संबंध है, तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं भी का टी से संबंध, यानी कि भी का टी से, तो देखिए ये माँ हो गया ना, ये सिंपल में माँ हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया था, तो सिंपल में आप लोगों को मैं बताया था 120 mm तक व्यास के वृत्त को खींचने के लिए किस ड्राइंग का उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो बड़ी कंपास का, किसका प्रयोग करते हैं, बड़ी कंपास का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। वही छोटे कंपास का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसके लिए हम लोग 40 mm तक के व्यास को खींचने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉट सीट के कागज़ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, सबसे पहले इसको याद कर लीजिएगा। देखिए ए नॉट सीट के कागज़ का जो क्षेत्रफल होता है वह 1 मीटर स्क्वायर होता है। इस कागज़ की लंबाई या चौड़ाई का क्या अनुपात होता है, सिंपल में याद रखिए, इसका लंबाई या चौड़ाई, देखिए लेंथ इन सॉरी हाँ इसका लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो होता है, सबसे पहले 1:√2 होता है, क्या होता है 1:√2 होता है, तो ऑप्शन है तो 1:√2, तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिए। कहीं कहीं आप लोग देखें तो √2:1 भी लिखता है, इसके पीछे रीजन ये होता है फ्रेंड, देखिए कभी कभी देखिए इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं किसी कागज़ को, या फिर किसी को हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हैं, इस वे में हम लोग को कह देते हैं, क्लियर है। चलिए वैसे आप लोग याद रखिएगा 1:√2 ही लिया जाता है, या फिर √2:1 ही लिया जाता है, क्लियर है। चलिए अब बातें करना चाहते हैं ए नॉट सीट के बारे में। सबसे पहले ए नॉट सीट का जो साइज होता है देखिए लिख देता है। ए नॉट सीट का क्षेत्रफल तो 1 मीटर स्क्वायर होता ही है, लेकिन अगर देखिए इसका क्षेत्रफल होता है 1 मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में बोलेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे 100, फिर क्या करेंगे 100 गुना 100 करके आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर का ये क्वेश्चन है पूछता है, क्लियर है। साथ में याद रखिएगा ए नॉट जो होता है सीट सबसे बड़ी आकार का होता है, यानी ए नॉट जो होता है सबसे बड़ी आकार का सीट होता है, सबसे बड़ी होती है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसका जो साइज होता है इस चीज़ को आप लोग याद करिए 841 गुना 1189 mm होता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरऑल मशीनिंग का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन आज का सबसे बम्पर है, तो ओवरऑल मशीनिंग का जो प्रतीक चिन्ह होता है ऑप्शन नंबर ए होता है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग राइट आंसर कर दे सकते हैं, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं, देखिए टी, तो टी जो रहता है ना इसको बोलते हैं टर्न मशीनिंग के लिए, अगर टी फोर होता है टर्न, तो टर्न मशीनिंग के बोलते हैं, तो आप लोग इस टाइप से कर दीजिएगा, क्लियर है। वही जी फोर होता है ग्राउंडिंग मशीनिंग, जी फोर होता है ग्राउंडिंग मशीन, अगर ग्राउंडिंग के लिए बोलता है तो ऑप्शन नंबर सी को कीजिएगा। वही डी फोर होता है ड्रिलिंग, अगर ड्रिलिंग बोलता है DRILING, ड्रिलिंग के लिए बोलता है तो ऑप्शन नंबर डी को क्लियर कीजिएगा, क्लियर है। और ओवरऑल मशीन के लिए ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन को है, आप लोग बना लीजिएगा। वैसे देखिए इसमें लिख रहा, देखिए क्वेश्चन कहाँ है इसमें देखिएगा क्वेश्चन लिख रहा ना, कंपनी जेड द्वारा 2001 और 2002 में निर्मित पेपर
कुछ संख्यक अंतर तो कंपनी जेड द्वारा, तो देखिए सबसे पहले जेड के द्वारा देखिएगा 2001 और 2002 में, तो 2001 का जेड कितना 83 है और 2002 का, तो 2002 का 89, तो दोनों का डिफरेंस लिखाना, यानी कि 89 माइनस हम लोग क्या करें 83, तो सिंपल में आप लोग का 6 आएगा, क्या आएगा 6000, तो ऑप्शन है बिल्कुल 6000 को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर, फ्रेंड्स सिंपल में आप लोग x का वैल्यू देखिए क्या लिख रहा है, x का वैल्यू लिख रहा है, देखिए x का वैल्यू लिख रहा है 0.5777, ये आप लोग के सामने x का वैल्यू लिख रहा है, क्लियर है, ये लिख रहा, तो x का मान ज्ञात करें। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है क्लास 9th का। देखिए सबसे पहले लिखें 0.5 कर देंगे, जो संख्या रिपीट हो रहा है उसे हम लोग रैंकिंग दे देते हैं, 7 रिपीट हो रहा है रैंकिंग दे देंगे। अब देखिए 0.57 रैंकिंग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 57 कर देंगे, जिस संख्या पर रैंकिंग है उसे माइनस कर देंगे, और जिस संख्या पर रैंकिंग है उसके बाद 9 लिखेंगे, और जो संख्या जितना संख्या बच रहा है उसके बाद 0 लिख देंगे। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो 52/90 आएगा, तो राइट आंसर आएगा 52/90, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की चौड़ाई 245 सेंटीमीटर और विकर्ण 663 सेंटीमीटर 37 सेंटीमीटर है, तो आयत की परिमाप ज्ञात करें। सिंपल में मैं इस टाइप्स के क्वेश्चन को हमेशा देखिए इस टाइप से आप लोग बनाते हैं, तो देखिए सॉरी देखिए मेरा ट्रिक ही यही था इसलिए मैं बना दे। देखिए आयत बनाते हैं तो देखिए इसमें इसकी चौड़ाई मान ली, इसकी चौड़ाई लिख रहा 245 मान लिया हम, और विकर्ण, तो विकर्ण यहाँ पे डायगोनल को ही बोलता है, ये लिख रहा आपको 637 लिख रहा, तो सिंपल में ट्रिपलेट यूज करेगा, तो ये आप लोग का लेंथ निकालना पड़ेगा, तो लेंथ निकालने के लिए हम ट्रिपलेट यूज करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप लोग निकालेगा तो 663 का स्क्वायर माइनस 245 का स्क्वायर का अंडर रूट निकालेगा, तो ये वैल्यू आएगा आप लोग का 588, क्या आएगा 588। और आप लोग को आयत का परिमाप निकालना, तो सबसे पहले 2 × L + B × H का दिए, तो दोनों को सम कीजिएगा, तो ये दोनों को सम कीजिएगा तो फिर 833 आएगा, क्या आएगा 833, इसको 2 से गुना कर देंगे, तो सिंपल में 1666 सेंटीमीटर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1666 है, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ गया ये, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रैंकिंग का फिर से क्वेश्चन आ गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि x का वैल्यू लिख रहा है 0.761616 लिख रहा, तो x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए हम लोग x का वैल्यू लिखेंगे, तो x का वैल्यू लिख रहे हैं 0.76 फिर 16161 लिख रहा। आप लोग को थोड़ा सा फोकस करना पड़े, कौन सा संख्या ऐसा जो रिपीटेशन करे, देखिए 616161 रिपीटेशन हो रहा, तो हम लोग इसे क्या करेंगे लिखने का प्रयास करेंगे, तो x का वैल्यू लिखेगा 0. ये 7 है 7 रहने देंगे, 6 है 61, आप लोग देखिए 7 रिपीट हो रहा था, 61 पर लोग रैंकिंग दे देंगे, क्लियर है। और आप लोग को मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी स्टेप्स आएगा तो आप लोग देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको अगर हम निकाले तो x का वैल्यू क्या निकाले थे 0.7 था, 61 पे रैंकिंग था, क्लियर है। अब आप लोग को सॉल्व करने सिखाते कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सिंपल वे में सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे 761 है 761 कर देंगे, जिस संख्या पे रैंकिंग नहीं है उसको हम लोग हटा देते हैं, यानी 7 को घटा देंगे, और जितना संख्या पे रैंकिंग है उसके बदले 9 लिखते हैं, तो 2 संख्या पे तो 2 9 लिख देंगे। अब जिस पे नहीं बचा उसके बदले 0 लिखेंगे। अब अगर आप लोग इसे सॉल्व किए तो कितना आएगा 554 आएगा, 554 बटा देखिएगा तो 990 आएगा, तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा हूँ, यदि 5x - 1/4x = 6 है, x इज ग्रेटर देन 0, तो 25x² - 1/16x² का मान ज्ञात करें। सिंपल वे में सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए फार्मूला यूज कीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए फ्रेंड, देखिए इसके लिए मैं फार्मूला बताना चाहता हूँ, वैसे देखिएगा तो आप लोग का देखिए a² - b² के फॉर्म में ही टूटा हुआ, क्लियर है। तो ये फार्मूला अगर आप लोग निकालेंगे तो इसका a + b × a - b किया, तो देखिए a + b कर दिया, यानी 5x + 1/5x होगा माइनस bx, यानी 5x × 1, ये आप लोग कीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा, इसको हम देखिए इस कन्वर्ट में कर दिया हूँ। अब देखिए सबसे पहले आप लोग को निकालना पड़ेगा a + b का फार्मूला कैसे निकालेगा। देखिए सिंपल वे में, देखिए ये तो आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये a² - b² का लिख रहा है, जिसमें a - b का वैल्यू ऑलरेडी 6 लिख रहा। हमें निकालना है a + b का वैल्यू, यानी कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x + 1/4x का वैल्यू निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला का यूज करेंगे। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, देखिए इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ऑलरेडी आप लोग बना सकते हैं। देखिए इसका वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल में फार्मूला यूज कीजिएगा। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर लिखने के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज करते हैं, थोड़ा सा हम मिस्टेक कर, देखिए आप लोग को एक और फार्मूला पढ़े होंगे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोग को, देखिए ये फार्मूला अगर पढ़े हो तो काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। a - b का होल स्क्वायर होता है
प्लस 4AB भी होता है, ये फार्मूला होता है। क्लियर है? तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर अगर हटाइएगा तो सिंपल में a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 4AB। अब इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखिए हम लोग को वैल्यू निकालना है a प्लस बी का, यानी 4x प्लस 1/4x का निकालें, सॉरी 5x प्लस 1/4x का निकालेंगे। तो क्या था, सबसे पहले लिखे थे a माइनस बी का, तो a माइनस बी का वैल्यू 6 लिखा था, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4AB था तो 4 रहने देंगे। अब a का वैल्यू लिख रहा 5x लिख रहा, b का वैल्यू कितना लिख रहा था 1/4x लिख रहा। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आप लोग के सामने जो वैल्यू आएगा √41 आएगा। क्या आएगा, √41 आएगा। देखिए ये x कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36 और 5 कितना होता है 41, तो यहाँ √41 आ गया। क्लियर है? अब देखिए इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या बताया था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले a प्लस बी तो 5x प्लस 1 प्लस 4x कीजिएगा, फिर देखिए a माइनस बी यानी 5x माइनस 1/4x कीजिएगा। अब देखिए प्लस का वैल्यू कितना लाया था अभी 6√41, सॉरी इसका वैल्यू मैं कितना लाया था, केवल और केवल √41 लाया था। क्लियर है? और इसका वैल्यू ऑलरेडी 6 दिया था, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिंपल में 6√41 आएगा। तो आप लोग का यही आप लोग का आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा, 500 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्वेश्चन लिख रहा फ्रेंड्स, क्वेश्चन आवाज आ रहा, एक मिनट हाँ आवाज आ रहा ना, हाँ 500 सेंटीमीटर क्यूब आयतन और 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले एक धातु का टुकड़ा एक स्प्रिंग तुला में लटकाया गया है। इसके आयतन का 1/4 भाग पानी में डूबा है, तो स्प्रिंग तुला की पाठ्यक्रम न्यूटन में है। तो फ्रेंड इससे आप लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए आभासी भार बराबर क्या होता है, देखिए ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, वर्चुअल वेट का फार्मूला आप लोग को यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए फार्मूला करते हैं भार माइनस उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल का यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तो बोलता स्किप कर दीजिएगा। देखिए इसका फार्मूला तो VDG होता है। क्लियर है? माइनस उत्प्लावन बल का जो होता है V/G कीजिएगा, DW × G कीजिएगा। अब यहाँ से सॉल्व जब कीजिएगा ना तो इसका राइट आंसर आएगा 8.750 न्यूटन आएगा। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रहा था एग्जाम में अगर रहता तो। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो देखिए सबसे पहले देखिए लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोग पढ़े भी होंगे। एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, तो आप लोग लिखिए एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताइए, तो आप लोग सिंपल वे में आप लोग पढ़े हुए हैं। सबसे पहले MS-DOS लिख सकते हैं, MS-DOS लिख सकते हैं, एप्पल लिख सकते हैं, यूनिक्स कर सकते हैं, लिनक्स कर सकते हैं। क्लियर है? कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं बोल रहा, ओरेकल, प्रोफैक्स, MS वर्ड एक्सेस या MS एक्सेस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखिएगा तो देखिए MS वर्ड एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। MS वर्ड एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा जोड़ने या कमांड देने के लिए किया जाता है। तो सिंपल में देखिए उस टाइपराइटर को, सिंपल में टाइपराइटर आप लोग किसे कहते हैं, तो कीबोर्ड को कहते हैं। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्या उदाहरण है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन लिख रहा, हार्डवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट्स नहीं होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर के एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपथों में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं। देखिए जब भी दो बिंदुओं के बीच परिपथ को आप लोग मापना है तो वोल्ट मीटर में उसे हमेशा समांतर क्रम में ऐड करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कीजिएगा। क्लियर है? तो इसके साथ साथ फ्रेंड आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आमीटर का जो निर्माण किया था वह धारा मापी के समांतर क्रम में शंट लगा के करते हैं। यानी आमीटर को आप लोग को आमीटर का निर्माण करना है ना, तो ग्लैनोमीटर के समांतर क्रम में शंट लगा के करते हैं। क्लियर है? और वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध जल कुंडली ग्लैनोमीटर होते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का क्वेश्चन आता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो ये अनंत होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब श्रेणी क्रम में किसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में हमेशा आमीटर को जोड़ा जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखिए, एक होता है विद्युत मोटर, एक होता है विद्युत जनरेटर। तो सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए जनरेटर जनरेटर अगर चलाते हैं तो आप लोग को अब जो घुमाते हैं आर्मेचर को, तो उसमें राइट हैंड का यूज करते हैं, तो उसके लिए राइट का यूज करते हैं। तो मोटर हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें 3 कंडीशन होता है। देखिए, फादर मदर चिल्ड्रन को याद करिए, यानी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड सी फॉर करंट होता है। क्लियर है? फोर्स किसको शो करता है, तो सबसे पहले अंगूठा को शो करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स किसको या फील्ड किसको शो करेगा, तो तर्जनी को, और करंट मध्यमा को शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो राइट आंसर आप लोग खुद से बता दीजिए क्या होगा। इस ऑप्शन नंबर सी इसका। देखिए, पी क्यू का दादी, आर एस का भाई और पी का पति है, तो एस एक महिला है, तो एस का क्यू से क्या संबंध है? देखिए, सबसे पहले पी क्या, क्यू की दादी है, तो देखिए क्यू की दादी यानी ये क्यू है, तो क्यू की ये पापा हो गया, तो पापा की माँ को बोलेंगे दादी, ये हो गया। क्लियर है? बोला आर यानी पी जो है ना, हाँ तो पी यहाँ पे मान लीजिए पी हो गया। क्लियर है? आर जो है एस का भाई है, और पी का पति है, पी का पति है, तो पी का पति कौन है, ये आर हो गया, तो यानी ये पत्नी हो गई, यानी दादा दादी ये हो गया। यहाँ तक समझ आ गया? और ये आर जो है ना एस का भाई है, तो यानी यहाँ पे भाई मैं कर दिया हूँ। क्लियर है? अब लिख रहा है एस एक महिला है, तो एस का क्यू से क्या संबंध है? देखिए, एस का आप लोगों को क्यू से संबंध बोल रहा था, सिंपल में ये क्या लगेगा, तो आप लोग बता सकते हैं ये माँ के समान लगेगा, तो माँ ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए, सॉरी ग्रैंड मदर लगेगा, दादी लगेगा ना ये, तो ग्रैंड मदर। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 75 नंबर क्वेश्चन आप लोग को वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, चंद्रमा, उपग्रह, आकाशीय पिंड, सबसे पहले ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए, ये पूरे दुनिया का वस्तु को आकाशीय पिंड के अंदर रखेंगे, और इसके अंदर उपग्रह आते हैं। उपग्रह यानी चंद्रमा भी क्या एक उपग्रह, तो ये ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। देखिए, कुछ चिकित्सक खिलाड़ी है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए कुछ चिकित्सक, मान लीजिए कुछ चिकित्सक ही, सॉरी सभी चिकित्सक खिलाड़ी है, तो मान लीजिए सभी चिकित्सक को प्लेयर मान लिए। कुछ खिलाड़ी प्लेयर, तो कुछ खिलाड़ी को मान लिए प्लेयर है, तो यहाँ पे कुछ शिक्षक है, सॉरी शिक्षक है, तो शिक्षक मान लिए। और आप लोग सॉल्व कीजिए। कुछ खिलाड़ी चिकित्सक के साथ साथ शिक्षक भी हैं, तो देखिए कुछ खिलाड़ी यानी कुछ प्लेयर चिकित्सक के साथ साथ शिक्षक भी है। रुकिए रुकिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, देखिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले बोला सभी चिकित्सक, मान ली हो, देखिए सभी चिकित्सक, मान ली सभी चिकित्सक को हम लोग क्या मान लेते, शिक्षक को डॉक्टर मान लेते हैं। सभी चिकित्सक प्लेयर है, तो देखिए सभी चिकित्सक को हम लोग मान लें प्लेयर, तो प्लेयर यानी कि हम लोग यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पी मान लें। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर लिख रहा कुछ खिलाड़ी शिक्षक है, तो कुछ के बारे में बोल रहा, तो कुछ खिलाड़ी यानी कुछ प्लेयर जो आप लोग का यहाँ पे ये प्लेयर आ गया, तो ये आप लोग का टीचर के बारे में लिख रहे हैं, यानी ये आप लोग का क्या है, शिक्षक है। अब आते हैं रिलेशन, कुछ खिलाड़ी चिकित्सक के साथ शिक्षक भी है, तो कुछ खिलाड़ी जो चिकित्सक के साथ साथ शिक्षक भी है, बिल्कुल हो रहा है। देख, कुछ खिलाड़ी यानी प्लेयर जो है, कुछ जो प्लेयर है वो आप लोग का टी यानी शिक्षक भी तो है आप लोग का, और चिकित्सक भी है, तो बिल्कुल है। अगला, सभी शिक्षक खिलाड़ी है, तो सभी शिक्षक खिलाड़ी नहीं है, तो केवल और केवल इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल अपने घर से पार्क जाने के लिए चलना शुरू करता है। सबसे पहले कोई राहुल, मान लीजिए कोई लड़का है, अपने घर से पार्क जाने के लिए शुरू करता है, वह पूर्व की ओर जाता है। तो देखिए राहुल पूर्व की ओर जाता है, फिर पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर चलता है और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। चलिए दाईं ओर मुड़ा, 40 मीटर ही चल लिया। क्लियर है? अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि सॉरी यहाँ से बाईं ओर जाएगा, तो ये यानी ऊपर जाएगा, अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी कि देखिए 20 मीटर ही चल गया। अब वहाँ पे पहुँच गया पार्क से। अब वह किस दिशा में, तो सिंपल यहाँ से ये पार्क में है, तो डायरेक्टली कीजिएगा तो ये दक्षिण पश्चिम में है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए, विद्युत घंटी का संकेत होता है। देखिए विद्युत घंटी का जो संकेत होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होता है विद्युत घंटी का संकेत होता है। क्लियर है? वही ऑप्शन नंबर ए अगर देखना चाहते हैं तो एक प्रकार का विद्युत यंत्र है, ये जो आप लोग का विद्युत यंत्र है। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं हम लोग। देखिए ये जो आप लोग ऑप्शन नंबर सी, ये संकेत आउटलेट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखाएं हस्त मुक्त खींची जाती है? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता, देखिए ये क्या हस्त मुक्त है, तो इसको क्या बोलते हैं, वक्र रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। फ्रेंड याद रखिए, सबसे पहले हस्त मुक्त रेखा जो होती है वह उसे बोलते हैं ब्रेक रेखा। क्या बोलते हैं? ब्रेक रेखा। क्लियर है? उसी प्रकार इस रेखा को खींचने के लिए कोई यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता, इससे डायरेक्ट खींचा जाता है। इस रेखा के द्वारा ड्राइंग में टूटे हुए भागों या बड़े अक्षरों को कम स्थान पर दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर के निशान
के शीर्ष की लंबाई क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग तीर बनाए होंगे तो देखिए इसका तीर इस टाइप से आप लोग बनाएंगे तो इसका शीर्ष का जो लंबाई होता है वह 3:1 में होता है। यानी कि देखिए ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, यानी मोटाई का 3 गुना होता है, ये मोटाई का 3 गुना। तो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर सी को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा देखते हैं। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया 82 नंबर। एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 1,50,000 थी तो 2023 में इसकी जनसंख्या क्या होगी। फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए 2020 में, तो 2020 के अंतर्गत बनाइए तो 3 साल का इंटरवल ले रहा, तो हम लोग 2% है ना, तो 2% के हम लोग सबसे पहले तोड़ने का प्रयास करें। तो 2% को तोड़िए तो 1/50 के रूप में आएगा। अब यहाँ के अकॉर्डिंग बढ़ा दिए, 50 से 51 हो गया, यानी पहला वर्ष हो गया। फिर देखिए ये दूसरा वर्ष हो गया, यहाँ पे कितना बोला 3 वर्ष के लिए, तो हम लोग फिर से 50 से 51 कर देंगे। और आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो राइट आंसर आएगा 159,181.2 आएगा लगभग, यानी कि इतना के रूप में आएगा। यानी राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ कॉस 120 डिग्री का सटीक मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए आप लोग पढ़े होंगे, तो देखिए कॉस 120 के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 + 30 इसमें ऐड कर सकते हैं। होपफुली आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोग ऑलरेडी पता है कॉस 90 + थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो साइन कर दिए। थीटा का वैल्यू 30 है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, होपफुली आप लोग पढ़ेंगे 1/2। इससे पॉइंट्स में बढ़ेंगे तो क्या आएगा 0.5। आप लोग कीजिएगा 0.5 फिर तो 0.5 अगर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो एग्जामिनर करेगा ऐसे कटकुट कर देगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा -0.5। आप बातें करना चाहते हैं क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी पता है कॉस 120 जो आता है आप लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। क्लियर है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। क्लियर है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव का वैल्यू को यूज किए। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करें। फ्रेंड्स मानक विचलन निकालने के लिए मैं कंसेप्ट बता देता हूं। देखिए सबसे पहले जो संख्या है 5347 का हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। तो मीन निकालिए तो 5 3 8 4 12 7 19, 19 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 4.75 आएगा। क्लियर, ये आप लोग का आ गया, मीन आ गया। क्लियर है। अब क्या कीजिए मानक विचलन निकालने के लिए, देखिए यहाँ पे मैं क्या लाया था 4.75 लाया। मानक विचलन निकालने के लिए सिंपल में बता देगा। सबसे पहले ये 5 में से 4.75 को घटाइएगा, फिर 3 में से 4.75 को घटाइए, 4 में से 7.75 को घटाइएगा, फिर 7 में से इसको माइनस कीजिएगा। तो अब चलिए मैं बता ही देता हूँ। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, सारे को घटा के कीजिएगा और उसे अंडर रूट में सॉरी उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। सबसे पहले 5 में से 4.75 को घटाइएगा तो आप लोग का आएगा 0.25। अब ये जो 0.25 आएगा इसका स्क्वायर करके ऐड करना था। ठीक है। फिर 3 में से 4.75 को घटा के स्क्वायर करना, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का आएगा 1.75। क्या आएगा 1.75 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। उसी प्रकार 4 में से फिर 4.75 को घटाइए तो 0.75 आएगा, तो इसका भी हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा। लास्ट 7 में से 4.75 को घटाइए तो आपका आएगा 2.25, इसका भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। अब सारे का स्क्वायर को हम लोग एक साथ जोड़ कर रूट में कर दीजिए, तो इसका राइट आंसर आएगा 1.48। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है ये, कॉम्प्लिकेटेड नहीं सॉल्यूशन वाला है तो लंबा टाइम टेकन ले लेता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए साइन 25 डिग्री साइन 65 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री है, तो इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये देखिए फार्मूला जो आ रहा है आप लोग का साइन ए इंटू देखिए साइन ए इंटू साइन बी आ रहा है, साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला आ रहा है। तो सिंपल में आप लोग पढ़े होंगे ये जो फार्मूला होता है कॉस माइनस है तो प्लस कर देंगे, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला आ रहा है। हम लोग कॉस कर दें, ए का वैल्यू देखिएगा तो 25 है, बी का वैल्यू देखिए तो 65 है, यानी कि 25 से 65 को और किए तो कॉस आप लोग का कितना रहा 90। ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 10 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत परिपथ से प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। सबसे पहले इसके लिए आप लोग अगर निकालते हैं तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे एच का फॉर्मूला क्या होता है I² RT होता है। देखिए इस फॉर्मूला को लिखिए I² RT। अब आई का वैल्यू देखिए तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। आर का वैल्यू 10 है और टी का वैल्यू कितना था, तो टी का वैल्यू अगर आप लोग देखे होंगे तो 1 लिख रहा था, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। इसको सॉल्व किया तो 250 आप लोग का जूल आएगा। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर काफी अच्छे से क्लियर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष कितने डिग्री पर होने पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ये इसका राइट आंसर होगा 90 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो काफी अच्छे से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान को सर्वोत्तम विधि क्या है। तो सिंपल में सबसे बढ़िया विधि होता है उसको जला के राख कर दीजिए, यानी भस्मीकरण कर दीजिए।
0.7 ओम 1 मीटर लंबाई और 0.2 mm व्यास वाले तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रतिरोधकता के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे तो रो इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ होता है। आप लोग को इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो राइट आंसर आएगा 2.2 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर आएगा। तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी को क्लिक कर दिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा टाइम टेकन है, फिर भी बताता हूँ। 240 वोल्ट विद्युत आपूर्ति लाइन पर उपयोग किए जाने हेतु डिजाइन किए गए विद्युत बल्बों का विचार कीजिए। बल्बों की रेटिंग 10 वाट निर्धारित है। यदि अधिकतम स्वीकार्य धारा 8 एम्पियर है तो 240 वोल्ट लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समांतर क्रम में कितने बल्ब संयोजित किए जा सकते हैं। सबसे पहले कितने बल्ब हो रहा है, क्लियर है। तो हम लोग इसके लिए फार्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, P1 निकालेंगे। तो सबसे पहले P इक्वल टू क्या करेंगे, n गुना 10 करेंगे। टोटल 10 था, हम लोग को P2 निकालना। तो सिंपल में P इक्वल टू VI होता है। तो V का वैल्यू 240 लिख रहा था और I का वैल्यू लिखा था 8। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो फिर 1920 आ रहा है, 1920 वाट आ रहा। तो सिंपल में हम लोग दोनों को अब इक्वल कर दें, यानी n गुना 10 इक्वल टू करेंगे 1920। 0 0 कैंसिल हो गया तो n का वैल्यू लिखिएगा तो 192 आएगा, 192। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो 192 बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो फुली फ्रेंड देखिए, ओजोन परत की मोटाई बढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त जो विधि होता है वो फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करना। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ओम 3 ओम 4 ओम 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोधों वाली 5 कुंडलियों के संयोजन से प्राप्त होने वाली अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का मान कितना होगा। सबसे पहले फ्रेंड इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए आर निकालेगा तो RS निकालेगा, तो सीरीज में निकालेगा तो फार्मूला क्या होता है, देखिए आप लोग को लिखना पड़ेगा R1 प्लस R2 टोटल 5 है ना, प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये सीरीज में निकाल दिया हूँ। तो सारे को जोड़िए तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12 कीजिएगा तो सिंपल में जोड़िए तो 27 ओम आएगा, यानी श्रेणी क्रम में 27 आ गया। 500 क्रम के लिए क्या कहते हैं, सारे का भिन्न का जोड़ कर दिए, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 थक गया। सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड तो इसमें आएगा आप लोग का 0.75। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर यानी ये ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दिए, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए 92 हो गया। अब 93 क्वेश्चन देखिए, 93 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें आप लोग देखिए, आप लोग को दिमाग लगाना है। तो देखिए इसमें 441 को डिवाइड कीजिएगा 43 से, तो ये आप लोग का आएगा 7, ठीक है। फिर क्या कीजिएगा 49 को भी डिवाइड कीजिएगा किससे, 7 से, तो आ जाएगा 7। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप करूँ। देखिए बस कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ा सा मैं टायर्ड हो चुका हूँ। अब मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन वैसा है। देखिए एक क्वेश्चन है, सेक्शन को दर्शाने के लिए इन लाइनों का प्रयोग किया था। सबसे पहले याद रखिएगा, सेक्शन को दर्शाने के लिए हमेशा हैचिंग लाइन का प्रयोग करते हैं। किस लाइन का प्रयोग करते हैं, हैचिंग लाइन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए हैचिंग लाइन क्या होता है, देखिए इस टाइप से लाइन कीजिएगा, क्लियर है। अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ ताकि आप लोग के लिए यूज हो जाए। देखिए हैचिंग लाइन में फ्रेंड्स याद रखिएगा इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा, यानी इस टाइप से आप लोग को करना पड़ता है, क्लियर है। ये आप लोग का हैचिंग लाइन होता है। और याद रखिए हैचिंग लाइन में जो होता है इसमें आमतौर पर 45 डिग्री के कोण पर बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर या 45 डिग्री पर झुके होते हैं ये। यदि एक क्षैतिज तल है यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के साथ एक रेखा की आभासी और प्रत्यक्ष अभिनत एक समानांतर रेखा क्या होगी। सिंपल में ऊर्ध्वाधर तल के समांतर होगी, क्या होगी, ऊर्ध्वाधर तल के समांतर होगी। HP से झुकी रेखा का अनुरेख प्राप्त कीजिए, रे होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी रेखा का अनुरेख जो होता हुआ HT प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, HT। तो HT किसे कहते हैं, किसी रेखा को आगे बढ़ाने पर HP में जिस बिंदु पर कटे वह बिंदु HT कहलाता है। तो राइट आंसर HT कहलाएगा। और HT का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल ट्रेस होता है, क्लियर है। और VT का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल ट्रेस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड ये हमारा 100 क्वेश्चन का सीरीज था। आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसमें अगर आप लोग सोच रहे होंगे एक से लेकर पहला से लेकर 10वां तक का जो ऑप्शन सॉल्यूशन नहीं दिए थे, मैं देखिएगा इससे पहले वीडियो में 1 से लेकर जो 10 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स का, ये सब जो क्वेश्चन था वे सारे को भी सॉल्यूशन दे दिया था। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फिर से बोल रहा हूँ, जिंदगी के टेंशन की एक ही दवा है, सुबह शाम बस करते रहो पढ़ाई। और थैंक यू सो मच।